हेलो सीबीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो देखिए। जस्ट बिफोर वन डे बिफोर एग्जाम्स मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपके पूरे टर्म टू के सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले थॉरली मैं आप लोग को आज रिवाइज करा दूंगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। फर्स्ट टर्म पॉलिनॉमियल्स। क्या होता है पॉलिनॉमियल्स? पॉलिनॉमियल्स इज बेसिकली एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि जो x की पावर है वो सारी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए और जो x के कोफिशिएंट्स हैं वो सारे रियल नंबर्स होने चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म डिग्री। डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होती है वही उसकी डिग्री होती है। जैसे कोई एक पॉलिनॉमियल आपको दिया हुआ है 2x³ प्लस एक्स, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी क्योंकि x की पावर यहाँ पे 3 है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 हो, मतलब ax² वाला टर्म होना चाहिए, मतलब a जीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट टर्म सॉल्यूशन और रूट। तो सॉल्यूशन और रूट का क्या मतलब है? यदि कोई एक ऐसा रियल नंबर है x इज इक्वल टू अल्फ़ा जिसको आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर रहे हो तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x की उस वैल्यू को x इज इक्वल टू अल्फ़ा को हम बोलते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन जीरोस। जीरोस क्या होते हैं? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हैं उसको ही हम जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म मैक्सिमम। कितने रूट्स हो सकते हैं? किसी भी इक्वेशन के मैक्सिमम रूट्स उतने ही हो सकते हैं जो उसकी डिग्री है। तो मैक्सिमम रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे? जो उसकी डिग्री है, मतलब 2, मैक्सिमम 2 रूट्स। देन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर आर 3 मेथड्स। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपके सिलेबस में नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, सपोज आपको कोई एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपको a इंटू सी करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है कोफिशेंट्स a इंटू सी, और आपको मिडिल टर्म ऐसे स्प्लिट करना है कि जो न्यू टर्म्स आएंगे उसका सम b होना चाहिए और उसका प्रोडक्ट ac होना चाहिए। और फिर आप जो फैक्टर्स आएंगे उनको इंडिविजुअली जीरो से इक्वेट करके रूट्स निकाल सकते हैं। देन क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? कोई सपोज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। 11th डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। तो कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac। सो इफ d is greater than 0 means b² minus 4ac is greater than 0, then two distinct real roots. Two distinct real roots. If d is 0 then इक्वल रूट्स। इफ डी इज लेस देन जीरो देन नो रियल रूट्स। मतलब आपका यदि डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac लेस देन जीरो है तो उसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म सीक्वेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। कोई रूल होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सीक्वेंस। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। ये जो नंबर सीक्वेंस में आते हैं उसको हम बोलते हैं टर्म्स, उनको हम बोलते हैं टर्म्स। और सीक्वेंस को भी हम फाइनाइट या इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। if number of terms is finite then it is called finite sequence, if number of terms is infinite then it is called infinite sequence. सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा? एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें अ फिक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो प्रीसीडिंग टर्म से, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस। जैसे फॉर एग्जांपल a, फिर आपने कुछ d ऐड किया, फिर d ऐड किया और नेक्स्ट नंबर आते जा रहा है, तो a इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। और ऐसे प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? a ऑफ n विच इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। सपोज n टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस एन माइनस 1 डी। a क्या होगा इसमें? फर्स्ट टर्म, और d क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। यदि किसी एपी के एंड से आपको nth टर्म निकालना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज l किसी एपी का लास्ट टर्म है, तो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट l ऑफ n कैसे निकालेंगे? l माइनस एन माइनस 1 डी। l माइनस एन माइनस 1 डी। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का क्या फॉर्मूला है? n बाई 2
2a प्लस n माइनस 1d, फिर n/2 a प्लस a ऑफ n एंड a प्लस l। तो a आपका फर्स्ट टर्म है और a n आपका nth टर्म है और l आपका लास्ट टर्म है और d आपका कॉमन डिफरेंस है। सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स s ऑफ n, सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। अरिथमेटिक मीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, अरिथमेटिक मीन, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन बी इज नोन एज अरिथमेटिक मीन। तो बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस सी अपॉन 2, मतलब p प्लस क्यू अपॉन 2। nth टर्म, nth टर्म यदि आपको सम से कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, nth टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, इससे आप nth टर्म निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि कोई ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट है और ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो ऑब्जर्वर जब ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, और हॉरिजॉन्टल से जो उसका एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, सपोज कोई एक हॉरिजॉन्टल लेवल है और ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा है लाइन ऑफ साइट, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज, तो सपोज ये आपको दिया हुआ है और ये कोई पॉइंट है P x, y, तो इसका डिस्टेंस r है और ये एंगल बना रहा है थीटा। तो आप साइन थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब y/r। कॉस थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस मीन्स x/r। और टैन थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट मीन्स y/x। तो ये इसके रेसिप्रोकल रेशियोज भी हैं, साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, cos is reciprocal of sec and likewise tan theta is reciprocal of cot theta। तो आपको सपोज साइन कॉस tan पता है तो आप उनके रेसिप्रोकल रेशियोज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, रेसिप्रोकल फंक्शंस, ये मैंने आपको बताया कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज 1 अपॉन टेन थीटा। देन कोशिएंट रिलेशंस मीन्स tan theta is quotient of two ratios sin theta upon cos theta, cot theta is cos theta upon sin theta, or complementary functions, sin of 90 minus theta is cos theta, like for tan and cot are complementary, sec and cos are complementary functions। टी रेशियोज की वैल्यू देखिए, ये वैल्यूज़, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको टोटली लर्न होना चाहिए, ये टोटली आपको लर्न होना चाहिए साइन कॉस टैन के वैल्यूज़। चलते हैं हमारे नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, सर्कल। What is a circle? It is a collection of all points in a plane equidistant from a fixed point। तो कोई एक फिक्स पॉइंट होगा और कोई एक मूविंग पॉइंट होगा सच दैट उसके डिस्टेंस हमेशा इससे कांस्टेंट होंगे। इस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस और इस फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। सेकेंड थ्योरम, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर मीन्स ए बी और सी डी यदि इक्वल हैं तो ये जो एंगल फॉर्म करेंगे ए ओ बी और सी ओ डी, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। vice versa is also true, if angles are equal then the chords are equal, then perpendicular from center of a circle to the chord bisects the chord, and converse is also true। 6 there is one and only one circle passing through three non collinear points, यदि थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उससे एक ही सर्कल है जो पास हो सकता है। 7th थ्योरम, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यदि सपोज दो कॉर्ड्स हैं ए बी एंड सी डी and both are equal then they will be equidistant from the center। Vice versa is also true, if chords are equidistant from the center then they are equal। If two arcs of a circle are congruent and their corresponding chords are equal, and converse, if two chords of a circle are equal then the corresponding arcs whether minor or major they are also congruent। यदि आर्क्स इक्वल हैं ए बी और सी डी इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। सिमिलरली एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर में जो एंगल होगा वो किसी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल से डबल होगा। एक ही सेगमेंट में जो दो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल मीन्स डायमीटर जो एंगल फॉर्म करेगा वो हमेशा राइट एंगल होगा। इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट सबटेंड्स इक्वल एंगल एट अदर टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन containing the line segment, 4 points lie on a circle। Cyclic quadrilateral, opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary and vice versa is also true, if opposite angles are supplementary then the quadrilateral is cyclic quadrilateral।
Then the concept of minor and major sector. The area enclosed by an arc along with the radius at the center, that is called sector. जो smaller है that is minor sector and जो bigger हो that is major sector. सेगमेंट कम्स विद द कॉर्ड, सेगमेंट का कॉन्सेप्ट कॉर्ड से, तो सपोज कोई कॉर्ड है ए बी, तो कॉर्ड जो सर्कल के साथ एरिया फॉर्म करती है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं. टेंजेंट क्या होता है? इट इज़ अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट. सीकेंट क्या होता है? जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. टेंजेंट और रेडियस का क्या रिलेशन है? टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, और एक ही पॉइंट से यदि आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होएगी. 23rd बहुत इंपॉर्टेंट है. द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑलवेज लाई ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द angle formed by two tangents. Tangent and radius. Vice versa, if a line is perpendicular to the radius at its endpoint, then the line is tangent to the circle. Circumference का formula c is equal to 2 pi r. Area का formula pi r square. Length of an arc का formula theta by 360 into 2 pi r. Sector का formula theta by 360 into pi r square. Segment का formula, सेगमेंट आप कैसे निकालेंगे? सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. तो सपोज आपको कोई सॉलिड दिया हुआ है क्यूबॉइड, तो उसके लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है एल बी एच, तो उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एच इंटू एल प्लस बी. टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एल बी एच. डायगनल क्या हो जाएगा? रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. और लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ये उसके टर्म्स हैं. क्यूब का फॉर्मूला, क्यूब के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होगा 6a स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम होगा a क्यूब, और डायगनल की लेंथ होगी √3a. सिलेंडर, इसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं इसे 2 पाई आर एच. टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. लाइकवाइज कोन, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल. टोटल सरफेस एरिया होता है, आप बेस का एरिया ऐड कर दीजिए, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या हो जाता है? 1/3 ऑफ सिलेंडर, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच. स्फीयर, स्फीयर का आप कर्व्ड सरफेस एरिया देखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब. सपोज आपके पास राइट प्रिज्म है, तो इसका आपको यदि लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो आप क्या करेंगे? पेरीमीटर ऑफ द बेस, ये जो बेस है, इनटू हाइट, दिस विल गिव यू लेटरल सरफेस एरिया. और इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ एंड सरफेसेस, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. लाइकवाइज हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर क्योंकि हाफ ऑफ स्फेयर है, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम हो जाएगा हाफ ऑफ स्फीयर दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब. राइट पिरामिड, राइट पिरामिड का आपको लेटरल सरफेस एरिया हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट, उसका हाफ कर देंगे, और टोटल सरफेस एरिया मतलब लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, और वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर ऑफ टर्म 2, स्टैटिस्टिक्स. मीन, मीन क्या होता है? सम ऑफ n नंबर्स डिवाइडेड बाय n. मीडियन क्या होता है? मिड वैल्यू. इफ़ इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो आप एवरेज निकाल देंगे दो मिडिल टर्म्स का. मोड इज द वन विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली. डायरेक्ट मीन मेथड से मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्स बार इज सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड से हम मीन कैसे निकालेंगे? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. तो डी आई जो डेविएशन होता है वो कैसे निकालेंगे? एक्स आई माइनस ए. आपके सिलेबस में नहीं है स्टेप डेविएशन मेथड. मोड, मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू एच. L is called lower limit of model class. L is called lower limit of model class. H is called class size. F1 is frequency of model class. F0 is frequency of preceding class. F2 is frequency of class succeeding model class. Cumulative frequency. It is the frequency obtained by adding the frequency of all the classes preceding the given class.
मीडियन, मीडियन का क्या फॉर्मूला है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग मीडियन क्लास, एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एंड एच क्या होता है, क्लास साइज। एम्पिरिकल फार्मूला, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको देख के आप इमीडिएटली अपने सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं और एग्ज़ाम के जस्ट बिफोर आप इसको पूरे देख के कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलेस रिवाइज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।